हाँ तो अच्छा है। रसायन विज्ञान में कल हम लोग पढ़े थे कि रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है, रसायन विज्ञान का क्या महत्व है हमारे दैनिक जीवन पर। तो उसमें एक शब्द निकल कर आया था पदार्थ। तो उस पदार्थ के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेकर फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऐसा बताया गया कि पदार्थ दुनिया में हमें जो कुछ भी चीज़ दिखाई देती है या ना भी दिखाई दे, जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं और जिनमें भार होता है, वो सब कुछ पदार्थ है। जैसे ये चाक हम लिए हैं, चाक इसको हम देख सकते हैं, इसमें भार है, ये पदार्थ है। ये डस्टर ले लिया, ये हम इसमें भार होता है, ये भी पदार्थ है। और भी जो चीज़ हमें नहीं भी दिखाई देती, जिनका हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, वो सब पदार्थ के अंतर्गत है। अब जरा इसमें देख लें कि पदार्थ का वर्गीकरण किया गया है। पदार्थ मैटर, तो पदार्थ के दो प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। नंबर 1 भौतिक वर्गीकरण, ये आप लोगों ने जानकारी होगी, भौतिक वर्गीकरण। तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ठोस, ये आपने पढ़ा होगा। नंबर 2 द्रव और नंबर 3 गैस। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस। अब इसके बारे में बताने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है कि ठोस किसे कहते, द्रव किसे कहते और गैस किसे कहते हैं। आप जानते हैं, पिछले कक्षाओं में आपने पढ़ा हुआ है ना। ठोस का जैसे उदाहरण देना है, लकड़ी है, पत्थर है, मेज है, ये चाक हो गई, ये ठोस का उदाहरण है। द्रव में आप बहुत अच्छा उदाहरण है, जल है, दूध है, मिट्टी का तेल है। ये गैस के उदाहरण में नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, अमोनिया गैस है, LPG गैस है जो घरों में सिलेंडर में उपयोग करते हैं, तेल गैस है, प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस CNG होती है, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में हम करते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। तो ये ठोस, द्रव, गैस के बारे में हमने इस प्रकार से अध्ययन किया था। अब हम इसका रासायनिक वर्गीकरण देखें। तो रासायनिक वर्गीकरण का विस्तार नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये अपने कोर्स में अब फर्स्ट ईयर में हट गया है कोविड-19 की वजह से, और 30% जो कोर्स कम हुआ है, लेकिन फिर भी जानकारी की दृष्टि से हम इसमें आपको पढ़ाएंगे। क्योंकि पहला टॉपिक है तो थोड़ा सामान्य चर्चा होना आवश्यक है। रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है शुद्ध पदार्थ, या इसी को कहते हैं समांगी। दूसरा है मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थ में क्या है? ऐसा पदार्थ जिसके प्रत्येक भाग का संगठन स्थिर रहता है, प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा हो, प्योर शुद्ध पदार्थ, उसमें कोई भी अशुद्धियाँ ना हो, कोई दूसरे पदार्थ का संगठन ना मिला। और शुद्ध पदार्थ को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। अब नंबर 1 तत्व, एलिमेंट, और दूसरा यौगिक। तत्व आपने सुना ही होगा कि तत्व वह पदार्थ है जो एक समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है। जो तत्व होता है वो एक समान प्रकार के एटम्स से मिलकर बनता है। और तत्व जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धातु, ये पढ़ा हुआ है। नंबर 2 अधातु, और नंबर 3 उपधातु। ये जो है आपके 3 प्रकार के जो है हमारे तत्व। जितने भी तत्व हैं, कोई धातु हो सकता है, अधातु हो सकते हैं, और उपधातु। ज़्यादातर तत्व जो पीरियडिक टेबल में है, आवर्त सारणी में है, वो धातु है। वो जो है हमारे क्या है भाई? धातु। और धातुओं में जैसे उदाहरण आपने बहुत देखे होंगे, सोडियम है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, सोना है, प्लेटिनम है, ये सब धातुएं हैं। अधातुओं में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है,
उपधातु में सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। कंपाउंड क्या है, यौगिक परिभाषा क्या है, आपने पढ़ी होगी कक्षा 9 में भी कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बना हुआ शुद्ध पदार्थ यौगिक कहलाता है। 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में जब संयोग करते हैं तो वो कंपाउंड बना देते हैं। अब कंपाउंड 2 प्रकार के होते हैं, अकार्बनिक और दूसरा है कार्बनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक में क्या है, जैसे NaCl है, सोडियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, अमोनिया है, फास्फोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ऐसे बहुत सारे अकार्बनिक कंपाउंड हैं। और कार्बनिक कंपाउंड भी आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, कई करोड़ों में संख्या कार्बनिक यौगिकों की उपस्थित होती है जिनमें कार्बन मौजूद होता है। दूसरा ये इसमें जो मिश्रण दिया गया है, तो मिश्रण कैसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में आप मिला दिया जाए तो मिश्रण बन जाता है। अब मिश्रण 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 समांगी। समांगी जैसे आप जानते हैं वायु, सबसे उदाहरण वायु में नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और 1% में अक्रिय गैसें होती हैं जो उनका समांगी मिश्रण होती है। ना तो हमें वायु में नाइट्रोजन दिखाई देती, ना ऑक्सीजन दिखाई देती, ना कार्बन डाइऑक्साइड, ना अक्रिय गैसें, लेकिन समांगी है। जैसे चीनी को जल में घोल दिया जाए तो चीनी और जल का समांगी मिश्रण हो जाता है। ना तो हमें चीनी दिखाई देती है मिलियन में और ना पानी दिखाई। दूसरा विषमांगी मिश्रण, ये एक मिश्रण है विषमांगी। विषमांगी में क्या है, जैसे बालू और जल का मिश्रण, ये विषमांगी हो गया। तो ये पदार्थ का वर्गीकरण है। भौतिक वर्गीकरण हमने बताया, रासायनिक वर्गीकरण बताया, शुद्ध पदार्थ है, मिश्रण है, शुद्ध पदार्थ को पुनः भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक हैं। तत्व 3 प्रकार के हैं, भौतिक, रासायनिक, तत्व हैं, धातु हैं, अधातु हैं, उपधातु हैं। यौगिक 2 प्रकार के हैं, कार्बनिक है, मिश्रण समांगी हो सकता है, विषमांगी हो सकता है। ये हम पदार्थ के बारे में थोड़ा सा सामान्य जानकारी, विस्तृत हम नहीं पढ़ेंगे और ना ही सिलेबस में कोर्स में है कि धातु क्या है, धातु क्या है, यौगिक क्या है, ये सब हम नहीं पढ़ेंगे, पहले पढ़ना था। और जैसा कि हमने बताया कि जो 20% कोर्स कम हुआ है वो इस पार्ट में इसको वर्गी विषय के बारे में कम कर दिया गया है, परिभाषा। अब आइए हम देखें, हमने यहाँ पर टॉपिक लिखा एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट, परमाणुविक द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान। साथ में मोलर द्रव्यमान भी पढ़ना है जिसको हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो जैसे नाम हो गया परमाणु द्रव्यमान, तो जब परमाणु द्रव्यमान हमें पढ़ना है, परमाणु भार, देखिए रसायन विज्ञान में द्रव्यमान और भार एक तुल्य होता है, समतुल्य कहा गया है, इसमें कोई घटना नहीं। कहीं कहीं हम भार भी कह देंगे, कहीं कहीं द्रव्यमान भी कह देंगे, तो उसमें आप कंफ्यूजन में मत जाइए। तो सबसे पहले हम परमाणु के बारे में जान लें। आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में कि किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता और बिना घटित हुए रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। और आप जानते हैं सबसे छोटा परमाणु हाइड्रोजन परमाणु होता है अपनी आवर्त सारणी में। अब हम इस एटॉमिक वेट से देखेंगे, परमाणु द्रव्यमान के बारे में चर्चा करेंगे, या हम ले लेंगे परमाणु भार। परमाणु भार ज्ञात करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय मानक माना गया है वो कार्बन 12 को माना गया है। पहले हाइड्रोजन के आधार पर भी ज्ञात किया गया, ऑक्सीजन के आधार पर भी देखा गया है, और बाद में कार्बन 12 को अंतर्राष्ट्रीय मानक माना गया है। तो परमाणु भार का हम सूत्र लिखेंगे, फिर उससे परिभाषा तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान बटे कार्बन 12 की
1/12 गुणे C12 की एक परमाणु का द्रव्यमान, या कार्बन 12 की परमाणु का ये इसका सूत्र है। इससे हम इसकी परिभाषा करें। अब देखिए, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जिससे यह प्रदर्शित होता है कि उस तत्व के एक परमाणु का भार या एक परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग, 1/12 से कह दिया 12वें, इसको क्या कहेंगे 12वें, 12वें भाग से कितना गुना भारी है। कार्बन 12 के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। जैसे फिर से किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जिससे यह विदित होता है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। अगर हम ये देखें, जैसे हमने कह दिया कि नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 है, तो वह 14 जो है, तो नाइट्रोजन का जो परमाणु भार है वो कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से, कितने भाग से 12वें भाग से 14 गुना भारी है। ये हमको पता है। यह सोडियम का 23 है तो 23 गुना भारी है। किसके? कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से। अब परमाणु भार को जो AMU में व्यक्त करते हैं, AMU क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। अब क्या है और समझ लीजिए, यदि हम किसी तत्व के परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त करते हैं तो उसका परमाणु भार ग्राम परमाणु भार कहलाता है। जैसे हमने कह दिया कि सोडियम का परमाणु भार 23 है, तो जो ग्राम परमाणु भार होगा वो कितना होगा? Na का जो ग्राम परमाणु जो भार होगा वो होगा 23। कितना ग्राम होगा? 23। यदि हम H का मान लें, H का जो ग्राम परमाणु भार कितना होगा? 1 ग्राम। जब ग्राम में व्यक्त करेंगे परमाणु भार को तो इसे ग्राम परमाणु भार कहेंगे। एक चीज और ध्यान रखें, जब हम किसी तत्व को ग्राम में व्यक्त करते हैं परमाणु भार को तो उसे ग्राम परमाणु भार कहते हैं। तो वो इतने परमाणुओं का भार होता है 6.023 × 10⁻23 परमाणुओं का भार, परमाणुओं का भार बराबर ग्राम परमाणु, बराबर क्या है भाई? ग्राम परमाणु। ठीक, ग्राम परमाणु भार बराबर होता है 6.023 × 10⁻23 परमाणुओं का। चाहे कोई भी परमाणु हो, वो हमेशा इतने परमाणुओं का भार होगा। अब हमने एक बात ये समझ लीजिए, तो ग्राम परमाणु भार बराबर क्या होता है? 6.023 × 10⁻23 परमाणुओं का। अब हम देखेंगे AMU बराबर किसे कहते हैं। जो AMU है उस AMU को हम कैसे व्यक्त करते हैं? एक AMU किसे कहते हैं? कार्बन 12 के एक परमाणु के एक परमाणु का, सुनिए, कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को एक AMU कहते हैं। अब हमें AMU निकालना है तो देखिए जरा कैसे निकालेंगे। 1/12 ये है, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। और हम आप बताते हैं, जब हमने आपको बताया कि जब किसी भी परमाणु के भार को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो इसे ग्राम परमाणु भार कहते हैं। यदि हमने उदाहरण ले लिया 12 कार्बन, तो कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। तो 12 कितने परमाणुओं का भार है? 12 ग्राम। 6.023 × 10⁻23। और हमें क्या निकालना है? एक परमाणु का। तो इतने का हम इसको भाग करेंगे 6.023
गुणा 10 की घात 23। 12 से 12 कैंसिल हो गया, 1/6.023 गुणा 10 की घात 23 आ गया। तो यदि हम एक EMU बराबर निकालें तो एक EMU बराबर 1.66 गुणा 10 की घात -24 ग्राम आ जाएगा। तो ये तुलना होती है, जो एक EMU बराबर होता है वो 1.66 गुणा 10 की घात -24 ग्राम के बराबर होता है। एक EMU बराबर। सभी लोगों को जानकारी हो गई। तो इस प्रकार से हमने तत्व का परमाणु भार हमने अध्ययन कर लिया। अब आना है इसी में अणुभार। अणुभार तो अणुभार क्या है? सीधे सीधे परमाणु की जगह पर अणु हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा पदार्थ। अणु किसे कहते हैं? यह आपने पढ़ा होगा कि किसी पदार्थ का वह सूचकांक का जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और उसमें उस पदार्थ के गुण विद्यमान होते हैं, अणु होता है। अब अणुभार निकालना है तो किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या है जिससे यह प्रदर्शित होता है कि उस पदार्थ के एक अणु कार्बन 12 के परमाणु के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। कितने गुना भारी है परिभाषा उसी के आधार पर है। जैसे हम अणुभार निकाल लें, मान लिया जाए कार्बन डाइऑक्साइड तो हाइड्रोजन का जो अणुभार होगा वो 2 होगा। परमाणु एटॉमिक परमाणु भार को 2 दिया जाए। यदि हम नाइट्रोजन का निकालेंगे तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। अमोनिया का निकालेंगे 17 हो गया। N का 1, H का 1 3 है तो 17 हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड का 44 हो गया। जब हम किसी भी पदार्थ के परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त करते हैं तो उसे ग्राम अणुभार कहते हैं। जब किसी पदार्थ के अणुभार को ग्राम में व्यक्त करते हैं तो उसे ग्राम अणुभार कहते हैं। और ग्राम अणुभार बराबर 1 मोल। सीधे सीधे 1 मोल के बराबर वह मात्रा होती है। जैसे हाइड्रोजन अणु का अणुभार कितना होगा ग्राम अणुभार में? 2। नाइट्रोजन का 28, अमोनिया का 17, कार्बन डाइऑक्साइड का 44। ये इसके अणुभार होते हैं। तो जब अणुभार में व्यक्त करते हैं तो इसे ग्राम अणुभार कहते हैं। और ग्राम अणुभार बराबर होता है 1 मोल होता है। यदि हमें किसी पदार्थ के बारे में यह चर्चा करनी, 1 मोल बताना है। कितना बताना है? 1 मोल। तो यदि वह परमाणु है तो परमाणु भार के बराबर 1 मोल होगा। और यदि अणु है तो सीधे सीधे अणुभार के बराबर उसकी मात्रा होगी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे हमने कह दिया कि मोल बराबर यहाँ लिखते हैं मात्रा बटे अणुभार। यदि अणु है तो अणुभार और परमाणु है तो जैसे हमने नाइट्रोजन ले लिया तो नाइट्रोजन का कितना मोल करना है? 1। मान लिया 1 मोल, 1 लिख दिया। मात्रा x के लिए अणुभार 28 है। x बराबर कितना हो गया? 28 ग्राम नाइट्रोजन हम ले लेंगे तो 1 मोल हो गया। या 17 ग्राम अमोनिया ले लेंगे 1 मोल हो गया। 44 ग्राम CO2 ले लेंगे 1 मोल हो गया। और इसमें कितने कण उपस्थित हैं? चाहे 1 मोल परमाणु भार हो और चाहे 1 मोल अणुभार हो, हमेशा कणों की जो संख्या होती है हमने आपको लिखवाया ही था 6.023 गुणा 10 की घात 23। इसी से परिभाषा निकाल लेंगे 1 मोल की। तो अब 1 मोल की परिभाषा सुनिए। किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें 6.023 गुणा 10 की घात 23 कण उपस्थित होते हैं उस मात्रा को 1 मोल कहते हैं। वह मात्रा कितनी होगी? यदि परमाणु है तो परमाणु भार के बराबर होगी और यदि अणु है तो अणु भार के बराबर होगी। इसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है। ये था 1 मोल के बारे में भी हमने आपको बता दिया। तो क्या कहा मोल की परिभाषा के बारे में कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें 6.023 गुणा 10 की घात 23 कण उपस्थित होते हैं उस मात्रा को 1 मोल कहते हैं। और यह जो मोल है तो इतने कण उपस्थित होते हैं। यदि परमाणु है तो परमाणु भार के बराबर मात्रा होगी और यदि अणु है तो अणु भार के बराबर मात्रा होगी। उसी में इतने कण उपस्थित होते हैं 1 मोल के बराबर।
बस इतना ही अध्ययन करना है। नेक्स्ट कल देखें।